Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is Russian society. तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चे हमारा जो टॉपिक है रशियन सोसाइटी। हम क्लास 9th का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म यूरोप हम खत्म कर चुके हैं, अब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन में हमने रशियन इकोनॉमी और रशियन एम्पायर को प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है रशियन सोसाइटी, कि रशियन सोसाइटी का जो कंपोजिशन था वहाँ पर वो किस तरीके से था। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, वर्कर माइग्रेट फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन सिटीज़। जब हमने जो प्रीवियस वीडियो था हमने देखा था जिसमें हमने रशियन इकोनॉमी को पढ़ा था, कि उसमें देखा था कि 85% ऑफ पीजन एंगेज इन एग्रीकल्चर। एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन था जो एग्रीकल्चर में एंगेज था। तो अब क्या है कि अब जो लोग हैं अब वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गए हैं। अब वो गांव से शहरों की तरफ चलने लगे हैं। शहरों की तरफ क्यों? क्योंकि वहाँ से गांव से वो शहरों की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर जाकर वो ताकि इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में वर्क कर सकें, क्योंकि उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, उनकी कंडीशन ख़राब थी। तो वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे, माइग्रेट होने लगे और वहाँ पर जाकर वो इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए। अब ये जो लोग इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे थे दे वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी और 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक जिनको स्किल्ड लेबर कहा जाता था और एक नॉर्मल जो लेबर थे। स्किल्ड लेबर कौन था? फॉर इंटेंस मेटल वर्कर। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो क्या है, मेटल वर्कर। जो मेटल वर्कर थे वो अपने आप को क्या करते थे, वर कंसिडर्ड एज एरिस्टोक्रेट एज दे वर मोर ट्रेंड एंड स्किल। तो बाकी के जो लेबर थे इंडस्ट्रीज में, बाकी के जो लेबर थे वो अपने आप को उनसे सुपीरियर शो करते थे, अपने को एरिस्टोक्रेट शो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था एज दे वर मोर ट्रेंड एंड स्किल्ड, कि वो ज़्यादा ट्रेंड और ज़्यादा स्किल्ड हैं। कि जो मेटल के साथ जो वर्क किया जाता था उसमें एक ट्रेंड और स्किल्ड वाले लेबर की ज़रूरत होती थी, वो स्किल्ड वाला काम था, उसमें थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती, तो इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर और एरिस्टोक्रेट कह रहे हैं। अब जो माइग्रेशन हुआ, जो माइग्रेट विलेज टू सिटीज़, विलेज से सिटीज़ की तरफ, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मेल पर्सन है वही माइग्रेट हुए, उनके साथ जो वीमेन थी, जो फीमेल थी वो भी माइग्रेट हुई। तो जितने भी जो फैक्ट्री लेबर्स थे, जो फैक्ट्री लेबर्स फोर्स था उसका 31%, जितना भी वर्क फोर्स था इंडस्ट्री का उसका 31% जो प्रोपोर्शन था वो किसका था? वो विमेन का था, विमेन थी 31%। बट वो मेल के साथ वर्क कर रही थी, उसी इंडस्ट्री में वर्क कर रही थी, उन्हीं के साथ वर्क कर रही थी, बट दे वर पेड लेस देन मैन। मतलब एक ही काम कर रही हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इक्वली घंटे वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका वेजेस था उसमें डिस्क्रिमिनेट था। डिस्क्रिमिनेट कैसे था? जो विमेन थी उनको वेजेस कम दिया जाता और मैन को उसी वर्क का वेजेस ज़्यादा दिया जाता। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी जगहों पर आज भी है, लेकिन बहुत हद तक उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर ये डिस्क्रिमिनेशन हम आज भी देखने को हमें मिलता है। तो बहुत सारी जगहें हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि जो मैन है उसको सुपीरियर समझा जाता है, उनको ऊपर रखा जाता है, और जो विमेन है उनको कुछ कम समझा जाता है कि ये मैन के जितना वर्क नहीं कर सकती या फिर उनके जितना अच्छा वर्क नहीं कर सकती, तो इसीलिए उनको वेजेस भी कम दिया जाता था। इस डिवीज़न के साथ ही वर्कर वर यूनाइटेड ऑन स्ट्राइक टाइम। ये तो समझ में आ गया ना कि जो पूरा का पूरा वर्क फोर्स था वो डिस्ट्रीब्यूट था, डिवाइडेड था।
एक तो जिसको हम स्किल्ड लेबर बोल सकते हैं और एक इसको हम नॉन स्किल्ड लेबर बोल सकते हैं। जिसमें स्किल्ड की ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई भी वर्क कर सके, वो नॉन स्किल्ड, और जिसमें एक स्किल की ज़रूरत है, एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इट इज स्किल्ड। ये हमने देख लिया कि लेबर बिल्कुल डिवाइडेड थे, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, दे वर यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। अगर किसी टाइम पर फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में स्ट्राइक की जाती, हड़ताल की जाती, तो क्या होता कि वो सारे के सारे वर्कर यूनाइटेड हो जाते, एक साथ मिल जाते। एक साथ क्यों मिल जाते? क्योंकि वो वैसे तो अलग अलग थे, बटे हुए थे, डिवाइडेड थे जो उनका वर्क था, लेकिन जब भी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती, इसका मतलब कि पूरे मैन फोर्स के ऊपर प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम के लिए क्या करते, वो सब यूनाइट हो जाते, एक साथ आ जाते। एंड किस तरह से? अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड और वर्क कंडीशन। ये एग्जाम्पल दिया है कि कब, किस तरह से, जैसे स्ट्राइक क्यों की जाती, अगर जो एम्प्लॉयर थे, जो उनके फैक्ट्री ओनर थे, अगर वो उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनकी डिमांड को वो नहीं मान रहे हैं तब, और इसके साथ साथ ही जो उनकी वर्क कंडीशन है, वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करने की मांग की जा रही है, जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम करने की मांग की जा रही है, जो उनके वेजेस हैं उसको इम्प्रूव करने की अगर डिमांड की जा रही है, और अगर उस डिमांड को डिसमिस कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, माना नहीं जाता है, तो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। और स्ट्राइक के टाइम वो सब क्या हो जाते हैं, एक यूनाइट बन जाते हैं, पूरा का पूरा एक साथ आ जाते हैं वो लोग। इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे स्ट्राइक इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब 1896 और 1907 में स्ट्राइक हुई थी, तो वहाँ पर जितना भी वर्कफोर्स था वो सब यूनाइट हो गया था, एक साथ आ गया था। और ऐसे एक और एग्जाम्पल है जो मेटल इंडस्ट्री का है। मेटल इंडस्ट्री में भी 1902 में एक स्ट्राइक हुई इसी तरह की। उस वक्त भी जितना भी इंडस्ट्री का वर्कफोर्स था, चाहे वो मैन है, वीमेन है, चाहे वो डिवाइडेड है लेबर के उसके स्किल्ड के अकॉर्डिंग, तभी भी वो सब एक साथ स्ट्राइक में इंक्लूड होते, इस सब एक साथ उसमें शामिल होते। तो ये हमने देख लिया, रशियन सोसाइटी को देख रहे हैं हम बच्चे, ये हमने देख लिया। अभी हमें क्या देखना है, जो रशियन सोसाइटी थी कंट्री साइड, ये हमने इसका एक पोर्शन देख लिया, एक पार्ट हमने इसका देख लिया। अब हमें देखना है कि कंट्री साइड में क्या था, कंट्री साइड पर क्या हो रहा था। तो पीजेंट्स कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड, जो पीजेंट्स है वही तो कल्टीवेट करेगा, किसानी तो किसानी करेगा, किसानी तो खेत में काम करेगा। तो यहीं पर बोला जो पीजेंट्स कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वर ओन्ड बाय द नोबिलिटी और चर्च, क्राउन एंड चर्च। मतलब कि वर्क तो वो कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के साथ साथ क्या है, जो ऑन कर रहा है, जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जिसकी है वो क्या है, नोबिलिटी और चर्च। जो क्राउन चर्च थे, नोबिलिटी थे, उनके पास पूरी प्रॉपर्टी है, मतलब वो काम कर रहे हैं। जो पीजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे पीजेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लैंड जो थी वो इन नोबिलिटी और क्राउन चर्च के पास थी। मतलब जो वहाँ के राजा महाराजा थे या उनके रिलेटिव्स थे या उनके साथ काम करने वाले लोग थे, सारी की सारी जो ज़मीन थी उन लोगों के पास थी। वो बहुत बड़ा लैंड उनके पास होता था, और जो बाकी लोग थे वो उनके लैंड पर वर्क करते थे। नोबल गोट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। जो किंग था, जो मोनार्क था, वो कौन था, वो जार निकोलस, हमने पढ़ा था, जार निकोलस सेकंड था जब हमने कंपोजिशन में देखा था। तो जार निकोलस सेकंड, तो ये जो पोजीशन इन लोगों को मिली हुई थी, जो नोबिलिटी थे या फिर दूसरे जो प्रॉस्पेरियस पीपल थे, इनको ये जो पोजीशन मिली हुई थी, ये इनकी सर्विस के बदले में जो जार निकोलस था, जो वहाँ का राजा था, उसने दी हुई थी। पीजेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्कर थे वो डिवाइडेड थे ऑन देयर स्किल के आधार पर वो डिवाइडेड थे।
बट जो पीजेंट्स थे दे वर ऑल्सो डिवाइडेड लाइक वर्कर, तो वर्कर की तरह वो भी डिवाइडेड थे। वो कैसे डिवाइडेड थे? वो कैसे डिवाइडेड थे? इन रशिया पीजेंट्स हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। जो रशियन पीपल, जो रशियन पीजेंट्स थे, जो रशिया के पीजेंट थे, हैड नो रेस्पेक्ट, ये देखिए, हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। तो जो नोबिलिटी पीपल थे उनके लिए वो उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब उनके लिए उनके मन में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं थी। और वहीं पर अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था बच्चे, तो हमने उसमें देखा था कि जब एक रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेनी में, तो पीजेंट्स रेस्पेक्ट नोबल एंड फॉट फॉर देम। तो वहां पर हमने देखा था कि जो वहां के पीजेंट्स थे, कहाँ के पीजेंट, जो फ्रेंच के पीजेंट थे, वो नोबिलिटी को रेस्पेक्ट भी करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे। तो ये जो डिवाइडेशन है कि जो कुछ पीजेंट्स तो जो नोबल्स हैं उनको रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए लड़ भी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो या जो रशिया के पीजेंट्स हैं वो उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पर हमने मॉरिक्यू और वहाँ पर और बहुत सारे जो राइटर थे, फिलोसोफर्स थे, उनको पढ़ा था। नोबलर्स से, जो एक नोबल फैमिली से थे, उनको पढ़ा था। तो उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि उनका मानना था कि जो इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। तो इसीलिए, क्योंकि इनकी लड़ाई में उन्होंने सपोर्ट किया था नोबल्स ने, इसीलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहां पर पीजेंट्स उनको रेस्पेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, रशिया में क्या है, रशिया की अगर हम बात करें तो वहां के पीजेंट उनको नोबिलिटी को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी तो इन लोगों के पास थी। जो कंडीशन थी पीजेंट्स की वो बहुत खराब थी। सारी की सारी जो लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, वो उसके ओनर ये लोग थे। ये लोग तो सिर्फ वर्क कर रहे थे उनकी लैंड पर, तो इसीलिए ये उनको रेस्पेक्ट नहीं देते थे। अब बिकॉज रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबिलिटी, और इसके बदले में एक तो रेस्पेक्ट नहीं करते थे, ऊपर से ये चाहते थे कि जो नोबिलिटी की लैंड है बस किसी तरीके से वो इनको वापस मिल जाए, कि जो लैंड नोबिलिटीज़ के पास है, जो बहुत सारी लैंड उन्होंने ले रखी है, वो इनके पास आ जाए। किसके पास? पीजेंट्स के पास। जो रशियन पीजेंट्स थे उनके पास आ जाए। तो रशियन पीजेंट्स, लेकिन इनमें भी कुछ डिफरेंस था। कुछ रशियन पीजेंट्स पूल्ड देयर लैंड टुगेदर। पूल्ड देयर लैंड का क्या मतलब है कि जो हमने इसमें जो ये पढ़ा था, इसका एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें सोशलिज्म का आइडियोलॉजी हमने पढ़ी थी। तो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी में हमने कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ऑन को पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था क्या? कॉपरेटिव को पढ़ा था, उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी थी। तो रशियन पीजेंट्स पूल देयर लैंड टुगेदर, क्या करते थे कि उसमें, इसका सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिवाइडेड हो। तो यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है हमें कि जो रशियन पीसेंट्स थे उन्होंने अपनी सारी जो लैंड थी उसको एक साथ किया हुआ था, एक साथ मिलाया हुआ था, एंड डिवाइडेड द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। क्या मतलब है इसका? सारी लैंड एक साथ थी, सारे लोग मिलकर उस पर वर्क कर रहे थे, सारे लोग उस पर प्रोडक्शन कर रहे थे, और जो भी आउटपुट आ रहा था, जो भी प्रोड्यूस हो रहा था, क्या कर रहे थे उसको वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, वो उसको डिवाइड कर ले रहे थे। मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लिया था। तो इन लोगों ने अपने आप ही नेचुरली इन्होंने इस तरह से किया हुआ था कि पूरे एक पूल बनाया था, जिसको ये जो इस तरह का जो कम्युनिटी बनाई हुई थी, जिसको उसको कहा गया था कम्यून या फिर मिर कहा गया था, कि उन्होंने सारी ज़मीन को एक साथ मिलाकर प्रोडक्शन किया, और जो भी उस पर हुआ, जो भी उसका आउटपुट निकला, वो उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उसको डिवाइड कर लिया। तो आई होप जो सोसाइटी थी कंट्री साइड की वो आपको समझ में आ गई होगी, और जो सोसाइटी है रशिया की, रशियन सोसाइटी, ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो
दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि रशियन सोसाइटी क्या थी और कंट्री साइड की सोसाइटी क्या थी, कैसे वर्कर अपने स्किल और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बटे हुए थे, डिवाइड हुए थे और 30% वीमेन भी वहाँ पर वर्क कर रही थी, लेकिन उनको जो वेजेस था वो मैन के कंपैरिजन में कम दिया जा रहा था। और लेकिन अगर स्ट्राइक हो रही है, डिवाइडेशन था, लेकिन अगर स्ट्राइक हो रही है तो वो सारे लोग एक साथ मिल जाते थे। और यहीं पर हमने कंट्री साइड में देखा जो पीजेंट्स, जो रशियन पीजेंट्स है वो नोबिलिटी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि जितने भी टैक्सेस वगैरह थी उसको रिफ्यूज़ कर देते थे देने से, और कभी कभी जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी मार दिया जाता था। तो ये रेस्पेक्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने उनकी ज़मीन सारी ली हुई थी, वो वहाँ पर वर्क कर रहे थे। तो आई थिंक सारी बातें आपको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।